Hello students, welcome you all in the video lecture series of DME 1. So in previous lecture we already seen the double quarter joint. Now we are going to see what is the knuckle joint. Okay, today we are going to see the nomenclature of knuckle joint and the design procedure of a knuckle joint. ठीक है, तो आपके सामने जो आपके स्क्रीन के ऊपर जो दिख रहा है वो एक रफ फिगर है एक नक्कल जॉइंट की। अब नक्कल जॉइंट यानी होता क्या है, नक्कल जॉइंट में होता क्या है कि यहाँ पे तीन पार्ट्स होते हैं। एक चीज़ समझ लीजिए, यहाँ पे तीन डिफरेंट कंपोनेंट्स रहेंगे, तीन डिफरेंट पार्ट्स रहेंगे, जिसको हम कनेक्ट करने के बाद जो शेप दिखता है या जिसको हम नाम देंगे उसको हम कहते हैं नक्कल जॉइंट। वो नक्कल जॉइंट फिर कहाँ पे यूज़ होता है, उसका इंपॉर्टेंस कहाँ पे, वो भी मैं आपको बताऊँगा, उसका एक एग्जाम्पल भी दूंगा। तो नक्कल जॉइंट फर्स्ट चीज समझ लीजिए कि यहाँ पे एक पार्ट रहेगा जो बड़ा शेप का पार्ट रहेगा, जो मेरा ये हैंड है जो इस शेप में दिख रहा है आपको लेफ्ट साइड का। तो लेफ्ट साइड का इस शेप में जो दिख रहा है उसको हम फोर्क कहते हैं, FORK फोर्क, यहाँ पे लिखा है देखो फोर्क। उसके बाद एक दूसरा होता है जिसको हम आई कहते हैं, जो इस फोर्क के अंदर इंसर्ट किया जाता है, इस तरीके से इंसर्ट किया जाता है, राइट। जब ये इंसर्ट करेंगे तो इस पार्ट को हम कहते हैं आई, जो यहाँ पे लिखा है, जो ये पार्ट है, इतना सा जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये पार्ट है। ये जब आप इंसर्ट करोगे तो इन दोनों कंपोनेंट को लॉक करने के लिए कोई ना कोई तो एक थर्ड कंपोनेंट लगेगा। जैसे हम क्वार्टर जॉइंट के अंदर दो रॉड को कनेक्ट करने के लिए क्वार्टर पिन यूज़ करते थे, तो इसलिए उस जॉइंट का नाम क्या बन गया, क्वार्टर जॉइंट। यहाँ पे नक्कल जॉइंट में क्या हो जाता है कि आपके दोनों पार्ट्स डिफरेंट होते हैं। जैसे क्वार्टर जॉइंट के अंदर दोनों पार्ट्स, दोनों रॉड अपोजिट डायरेक्शन में जो रहने वाले थे वो सिमिलर रहते, वो मिरर इमेज रहती है। बस उस मिरर इमेज को हम कनेक्ट किससे करते थे, क्वार्टर पिन से, इसलिए उसका नाम क्वार्टर जॉइंट अब आ गया। नक्कल जॉइंट में क्या होता है, एक शेप फॉक रहेगा, एक शेप आई का रहेगा, यानी वो दोनों डिफरेंट शेप के रहेंगे। तो एक कंपोनेंट फॉक टाइप का रहेगा और एक उसको हम आई कहते हैं, जो एक रॉड के टाइप का रहेगा। जब हम उसको कनेक्ट करेंगे इस तरीके से, उसको हम ऊपर से एक पिन डालेंगे, ठीक है, एक पिन रहेगी। अब उसको हम क्वार्टर पिन नहीं कहेंगे, लेकिन वो पिन रहेगी, ठीक है। वो पिन किस लिए यूज़ किया जा रही है, या जो भी रॉड यूज़ किया जा रहा है वो किस लिए यूज़ किया जा रहा है कि ये फॉक और ये जो आपका पिन है इसको कनेक्शन मिले, ये लूज ना हो जाए, ठीक है। फिर से अपोजिट डायरेक्शन में जो भी लोड इनको अट्रैक्ट करेगा, पुश करेगा, पुल करेगा, तो उसके वजह से जो भी इसके अंदर का डिसलोकेशन होने वाला है वो ना हो, इसलिए उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक पिन इंसर्ट करते, ठीक है। अब नक्कल जॉइंट आपने बहुत जगह देखा होगा। नक्कल जॉइंट देखो, पुराने ज़माने के जो ट्रेन के बोगीज को कनेक्ट करने के लिए जो जॉइंट यूज़ किए जाते थे उसको नक्कल जॉइंट कहते थे। कैसा रहता है, इस तरीके से नक्कल जॉइंट रहता है कि एक पॉइंट उसका फ्लेक्सिबल रहता है और एक फिक्स रहता है। जैसे अब ये जो है, ये जो आई है, ये आई क्या रहेगा, आपका फिक्स रहेगा, और ये पिन इस तरीके से लॉक करके रखेंगे तो इसको ये इस तरीके से आपका फ्लेक्सिबल रहेगा, जैसे आपका नी रहता है, ठीक है ना, घुटना रहता है ना, तो उस तरीके का। तो ये एक कोई स्टेशनरी रहेगा पार्ट, और एक पार्ट क्या रहेगा आपका मूवेबल रहेगा। वो भी इतना मूवेबल नहीं रहेगा, एक हल्का सा ही मूवेबल रहेगा, जिसके लिए हम शॉक एब्जॉर्बर का जो टर्मिनोलॉजी है वो यूज़ करते हैं, कि जो शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए यूज़ किया जाता है, या उतना ही उसको मूवमेंट दिया गया रहता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम उतना उसको दिया गया रहता है, ठीक है। तो ये हेवी कंपोनेंट के लिए यूज़ किया जाता है, जहाँ पे हेवी लोड एक्ट करते हैं, फिर वहाँ इतना स्टिफी नहीं लगता है कंपोनेंट, वहाँ पे थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कंपोनेंट लगता है। फ्लेक्सिबल यानी ये फ्लेक्सिबल नहीं रहता, लेकिन वहाँ पे हल्का सा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया हुआ रहता है, उसकी वजह से क्या हो जाता है कि आपका हल्का सा मोमेंटम की वजह से आपके दूसरे पार्ट्स एक दूसरे से टूटते नहीं, उसके ऊपर क्रैक गिरते नहीं, ठीक है। तो इसलिए ही आपके हेवी जगह पे ये नक्कल जॉइंट्स यूज़ किए जाते। तो ट्रेन की वही मेन रीज़न है कि ट्रेन के अंदर नक्कल जॉइंट्स क्यों यूज़ किए जाते थे पहले। तो आज वहाँ पे मैग्नेटिक जॉइंट यूज़ किए जाते हैं। आप देखोगे तो इस तरीके से दो प्लेट आएगी, मैग्नेटिकली वो एक दूसरे को ज्वाइंट करते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में नक्कल जॉइंट किया जाता था। आप देखते होंगे पुराने ज़माने में एक पिन निकाल लेता था और वो ट्रेन एक दूसरे से डिसलोकेट हो जाती थी, ठीक है ना। तो वो ये नक्कल जॉइंट है बस, ठीक है। तो ये नक्कल जॉइंट में क्या रहेगा, इतना जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये पोर्शन को हम कहते हैं फॉक, ठीक है। इसके अंदर का जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, उसको हम कहते हैं आई, और ये जो पिन है, ये उसको हम इंसर्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं उस नक्कल जॉइंट की पिन, ठीक है। अब इसको किस तरीके से इन्होंने नॉमेनक्लेचर किया है तो वो देखेंगे हम नॉमेनक्लेचर। अब डी क्या है, डायमीटर ऑफ ईच रॉड। डायमीटर ऑफ ईच रॉड यानी क्या, जो आई का रॉड रहेगा उसका डायमीटर, और जो फॉक का रहेगा वो डायमीटर, यानी वो दोनों सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर रहेंगे। जो इनिशियल एंड पॉइंट रहेगा वो ऑलमोस्ट क्या रहेगा,
सिमिलर रहेगा, इसलिए उसको इसलिए ये क्या होगा डी, तो इसको हम यहाँ पे डी कहेंगे। ये जो दिख रहा है आपको ये कैपिटल डी है, नॉट स्मॉल डी, इट इज अ कैपिटल डी। देन कैपिटल D1 इज इक्वल टू इनलार्ज डायमीटर ऑफ ईच रॉड, यानी जहाँ से कैपिटल D1 आएगा, अब आपको अगर कैपिटल D1 दिख रहा है तो ये दिखेगा, यहाँ पे वो छोटा पार्ट दिखेगा आपको D1, यानी जो भी इनलार्ज हो रहा है, यहाँ से ये छोटा डायमीटर D, यहाँ से ये बढ़ रहा है, इनलार्ज हो रहा है, यानी क्या, फिर ये बन जाएगा आपका कैपिटल D1 बनेगा, राइट। यहाँ से भी बनेगा और ये भी एक क्या बन जाएगा आपके लिए, कैपिटल D1 बन जाएगा। इनलार्ज हो रहा है वो इस तरीके से जाके लार्ज होके फिर सामने इनलॉन्गेट होते जाएगा, ठीक है। देन है स्मॉल डी, डायमीटर ऑफ नक्कल पिन। अब स्मॉल डी कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है। तो ये जो नक्कल पिन है ये भी क्या रहेगा, एक सर्कुलर पार्ट रहेगा, तो वो इसका जो डायमीटर रहेगा उसको हम कहते हैं नक्कल पिन का स्मॉल डायमीटर डी, ठीक है। देन स्मॉल D0, आउटर डायमीटर ऑफ आई फॉर्क। स्मॉल D0 कहाँ दिख रहा है आपको, ये स्मॉल डी, उसका Z0। तो जो आउटर फॉर्क है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्या कहते हैं, आउटर डायमीटर ऑफ आई और फॉर्क, यानी यहाँ पे ये फॉर्क भी रहेगा और आई भी रहेगा। जो ये बड़ा दिख रहा है ना आपको पोर्शन, ये बड़ा पोर्शन यहाँ पे दिख रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, आउटर डायमीटर ऑफ फॉर्क और आई। तो वो क्या वो है आपका D0। देन ए क्या कह रहा है आपको, थिकनेस ऑफ ईच आई और फॉर्क, थिकनेस ऑफ ईच आई और फॉर्क। तो जो भी थिकनेस रहेगी प्लेट्स के अंदर की, उसकी थिकनेस रहेगी। देन बी क्या रहेगा, थिकनेस ऑफ एंड रॉड। अब जो ये है इसका भी थिकनेस निकालना पड़ेगा आपको एंड रॉड का, राइट। देन D1 क्या है, स्मॉल D1 यहाँ पे दिख रहा है आपको, स्मॉल D1 वो क्या है, डायमीटर ऑफ पिन हेड, यानी ये जो पिन हेड, ये जिसको हम कहते हैं पिन हेड, जिसके अंदर हम इस तरीके से इंसर्ट करेंगे तो ये उसका पिन हेड हो गया, तो इस तरीके से उसको हम इंसर्ट करेंगे, ठीक है। एंड देन एक्स, अभी एक्स कहाँ दिख रहा है आपको, इसमें मैं आपको बताऊंगा एक्स आपको कहाँ दिख रहा होगा। तो एक्स क्या कह रहा है, डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ फॉर्क रेडियस आर फ्रॉम द आई, यानी यहाँ से जो इतना डिस्टेंस है ना, ये एक्स, उसको हम एक्स कहते हैं, जहाँ से आप सेंटर डिस्टेंस लेने वाले हो और वो आई फॉक्स का जो डिस्टेंस लेगा इससे थोड़ा सा इधर, जहाँ से ये आपका रेडियस आने वाला है, तो उसका जो सेंटर पॉइंट रहेगा, उस सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस कहाँ तक का, यहाँ तक का डिस्टेंस आपका जो रहेगा ये अंदर का, उसको हम एक्स कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो अब हम उसके नॉमेनक्लेचर होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे उसके डिज़ाइन प्रोसीजर्स, ठीक है। तो हम देखेंगे अभी डिज़ाइन प्रोसीजर फॉर अ नक्कल जॉइंट, ठीक है। तो हम देखेंगे अभी डिज़ाइन प्रोसीजर, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, डिज़ाइन प्रोसीजर फॉर नक्कल जॉइंट, ठीक है। तो कितने स्टेप्स है, कितने प्रोसीजर, हम कितने स्टेप्स है इस प्रोसीजर के अंदर, हम वो देखेंगे वन बाय वन। तो फर्स्ट करना है आपको, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ ईच रॉड, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ ईच रॉड, ठीक है, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ ईच रॉड। देन उसका फॉर्मूला है, देखो हर डिज़ाइन प्रोसीजर के अंदर फॉर्मूले सेम है, लेकिन मैं जानबूझ के आपको चीज़ें कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मूलेस क्या कर रहा हूँ, फॉर्मूले सेम है, बस थोड़े से उसको फंक्शनाइज करके उसको चेंज कर रहा हूँ, वही रहेंगे, बस उसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे हर जगह पे अलग अलग तरीके से, जो आपको समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला रहेगा आपका कैपिटल D इन अंडर रूट ऑफ 4p डिवाइडेड बाय पाई सिग्मा t। आपको ये फार्मूला कहाँ से आया, ये फार्मूला वही है जो P इज इक्वल टू वाला फार्मूला है जो हमने डबल क्वार्टर जॉइंट के अंदर देखा था, और उसके पहले हमने देखा था क्वार्टर जॉइंट के अंदर भी। बस फार्मूले के रूप अलग अलग है, लेकिन फार्मूले सेम है, सिर्फ उसको हमने सिंप्लीफाई किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जरूर डिमांड क्या है आपकी कि आपको कैपिटल D फाइंड आउट करना है, इसलिए मैंने उसके फॉर्म में आपको ये फार्मूला बना के दे दिया है। बस आपको इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है, क्या सेम कैलकुलेशंस कर रहे हैं, और आपको आपका डायमीटर का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। द नेक्स्ट स्टेप है आपकी सेकेंड स्टेप, कैलकुलेट द एनलार्ज डायमीटर, कैलकुलेट द enlarged diameter of each rod, जो मैंने आपको बताया था, जो D1 कैपिटल D1 जो इस तरीके से इनलार्ज होके इलोंगेट हो जाता है। तो ये फॉर्मूला किस तरह का, बाय एम्पेरिकल रिलेशनशिप, एम्पेरिकल
रिलेशनशिप से ये फॉर्मूला रहता है। अब इम्पेरिकल रिलेशनशिप क्या है कि एक स्टैंडर्ड एजम्पशंस होते हैं, स्टैंडर्ड एजम्पशन करने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्मुलेट करके जो फार्मूला क्रिएट होता है, डिराइव करके होता है, उसको हम इम्पेरिकल फार्मूलेस कहते हैं, कि जिसके अंदर कुछ चीज़ें स्टैंडर्डाइज तरीके से एजम्पशन किए जाते हैं। ठीक है, तो वो फार्मूले से आपका जो कैपिटल D1 है वो निकलता है इज इक्वल टू 1.1 इंटू कैपिटल D, यानी ये इम्पेरिकल रिलेशनशिप से जो फार्मूला फॉर्मुलेट किया गया है वो फार्मूला है। ठीक है, देन नेक्स्ट थर्ड स्टेप जो है, कैलकुलेट द डायमेंशंस, कैलकुलेट द डायमेंशंस A and B by empirical relationship। इम्पेरिकल रिलेशनशिप से निकलना है, तो इसका भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला रहेगा, वो रहेगा A इज इक्वल टू 0.75 इंटू कैपिटल D। ठीक है, एंड B के लिए क्या रहेगा, B इज इक्वल टू 1.25 इंटू कैपिटल D। ठीक है, अभी इम्पेरिकल रिलेशनशिप मैंने वही कहा है कि जो एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मुलेट करने का तरीका है, जो आपको यहाँ पे डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डिराइव करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक इम्पेरिकल रिलेशनशिप रहता है, जो मैंने डेटा बुक की बात की थी आपको कुछ प्रीवियस लेक्चर में, तो वो डेटा बुक से ही ये रिलेशनशिप हम कंसिडर करते हैं, लेकिन यहाँ पे डेटा बुक की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको इम्पेरिकल रिलेशनशिप एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मुलेट करने की प्रोसीजर है, उसके अंदर कुछ एजम्पशंस किए जाते हैं, और एजम्पशंस करने के बाद कुछ चीज़ें फॉर्मुलेट की जाती है एक ओवन बेसिस के ऊपर, और वहाँ पे वो डिसाइड की जाती है कि इसका ये सर्कुलेशन रहेगा। तो यहाँ पे हम उसका डिसाइडेड एम्पेरिकल रिलेशनशिप से जो फार्मूला फॉर्मुलेट हुआ गया है, क्रिएट किया गया है, वो हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका प्रोसीजर, वो है फोर्थ, कैलकुलेट द डायमीटर, calculate the diameter of pin by shearing consideration equation and bending consideration equation। ठीक है, and select whichever maximum is maximum diameter। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे एक चीज़ कंडीशन दी है कि क्या किया है, यहाँ पे आपको जो पिन है, जो आपको याद है कि जो पिन फॉक और आई का जो यहाँ फॉक था और यहाँ पे जो आई था, ये फॉक और ये आई, इसको कनेक्ट करने के लिए जो पिन यूज़ की जा रही थी, तो उस पिन का जो डायमीटर है, इस रॉड का जो डायमीटर है, वो फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने क्या किया है, दो कंडीशंस दिए। दो कंडीशंस में क्या बोला है कि एक शेयरिंग कंसिडरेशन इक्वेशन से आप फार्मूला फाइंड आउट कीजिए, और एक बेंडिंग कंसिडरेशन से एक चीज़ आप फाइंड आउट कीजिए। फिर आप दो अलग अलग कंसिडरेशन से या कंडीशंस को कंसिडर करके आप जो कैलकुलेट करोगे, तो आपको दो अलग तरीके के डायमीटर निकलेंगे, राइट। यानी एक ही डायमीटर है, लेकिन दो अलग कंडीशन के हिसाब से दो अलग अलग डायमीटर की वैल्यू आएगी। तो आप दोनों तो नहीं ले सकते हो। आपने एक बार क्या सोचा कि भैया उस पिन के ऊपर मान लो शेयरिंग फोर्स एक्ट हो रहा है, शेयरिंग यानी ट्विस्ट करने वाला फोर्स आकर एक्ट हो रहा होगा, तो वहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो आपको एक डायमीटर आएगा। और जहाँ पे आप बेंडिंग का कंसिडरेशन कर रहे हो, सिर्फ इस तरीके से बेंडिंग होगा, तो बेंडिंग का फोर्स अगर उसके ऊपर अप्लाई हो रहा होगा, तो वो अगर कंसीडर कर रहे होगे, और वहाँ पे कंसिडरेशन करने के बाद जो आंसर आएगा या जो डायमीटर आपको मिलेगा तो अलग रहेगा। लेकिन आप दो अलग डायमीटर के तो पिन नहीं बना सकते, क्योंकि जहाँ पे आपको लगेगा यहाँ पे बेंडिंग ही होगा, तो फिर मुझे बेंडिंग वाला ही फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ऐसा नहीं रहता। कभी कभी क्या हो जाता है, नक्कल जॉइंट पे बेंडिंग भी होता है और शेयरिंग भी होता है, या खींचना भी होता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको दोनों कंसिडरेशन करने पड़ते हैं। इसलिए यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि आपको दोनों कंडीशन कंसीडर करके वैल्यूज़ निकालनी है, लेकिन जिसमें जो
डायमीटर की वैल्यू ज़्यादा रहेगी, जो मैक्सिमम डायमीटर रहेगा उसको आपको कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो कम स्मॉल वाला डायमीटर है, मान लो शेयरिंग कंसिडरेशन करके जो डायमीटर छोटा आया था तो वो भी कवर अप कर लिया जाएगा बेंडिंग स्ट्रेस के एक्शन के ऊपर, ठीक है। इसलिए यहाँ पे उन्होंने दो कंडीशन दिया है और उस कंडीशन के साथ एक और एक कंडीशन दिए कि जो डायमीटर बड़ा रहेगा उसको आपको कंसीडर करना है, ठीक है। तो एक देखेंगे बाय शेयरिंग कंसिडरेशन, बाय शेयरिंग कंसिडरेशन इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या है आपका, d इज इक्वल टू स्मॉल डी, स्मॉल डी यानी क्या, डायमीटर ऑफ पिन इक्वल टू 2p डिवाइडेड बाय पाई टाउ। क्या है ये फार्मूला, ये फार्मूला अगर देखोगे तो ये सेम फार्मूला प्रीवियस जॉइंट्स में भी यूज़ किया गया है, स्टैंडर्ड फार्मूले, बस आपको सिंप्लीफाई करके दिया है मैंने कि आपको तकलीफ ना हो, डायरेक्ट आप फार्मूला पुट कर सकते हो फाइंड आउट करने के लिए, राइट। तो ये फार्मूले से आपको क्या मिलेगा, डी का वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, डी की वैल्यू मिलेगी समथिंग mm में, सेंटीमीटर में, ठीक है। देन नेक्स्ट आपको क्या है, आपका नेक्स्ट जो बोला है कि वो किससे करना है अभी, बाय बेंडिंग कंसिडरेशन, बाय बेंडिंग कंसिडरेशन इक्वेशन। उसका फॉर्मूला क्या है, d इज इक्वल टू 3√32 डिवाइडेड बाय पाई बेंडिंग सिग्मा एंड सिग्मा बेंडिंग स्ट्रेस इंटू p डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट b डिवाइडेड बाय 4 प्लस a डिवाइडेड बाय 3। तो इससे भी आपका एक फार्मूला आएगा, जिस आंसर आएगा जिसका डी समथिंग आंसर रहेगा। तो ये डी में और ये डी में जो आंसर जो वैल्यू बड़ी रहेगी वो आपको कंसीडर करनी है, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप आपकी जो कैलकुलेट करनी है, फिफ्थ स्टेप। तो फिफ्थ स्टेप जो है, कैलकुलेट द डायमेंशंस, कैलकुलेट द dimensions d0 and d1 by empirical relationship, ठीक है। तो वो क्या है, तो देन d0 इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्मॉल d एंड d1 इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स स्मॉल डी, ठीक है। यहाँ तक होपफुली समझ में आया होगा सबको। देन नेक्स्ट है सेवन्थ स्टेप। अब यहाँ पे हमारा कैलकुलेशंस पार्ट खत्म हो गए, फिफ्थ स्टेप तक हमारा कैलकुलेशंस पार्ट खत्म हो गए। अब हम चेक करते हैं, जैसे क्वार्टर जॉइंट में हमने चेक किया था कि अपनी डिज़ाइन सेफ है या नहीं, वो चेक करने के लिए हम कुछ प्रोसीजर यूज़ करते हैं। तो सेम यहाँ पे भी हमें प्रोसीजर चेक करनी पड़ती है। तो वो प्रोसीजर चेक करेंगे कि हमारा डिज़ाइन सेफ रहेगा या नहीं रहेगा, और हमने उसका मैन्युफैक्चरिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए हम चेक करेंगे, देन चेक दी टेंसाइल, crushing and shearing stresses in I। जो I पोर्शन है उसके अंदर हम चेक कर रहे हैं, I पोर्शन जो राइट साइड से इंसर्ट हो रहा था ना, उसके अंदर हम कंसीडर करेंगे कि जो स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगे तो वो सेफ है या नहीं है। तो देन सिग्मा टी के लिए यानी टेंसाइल स्ट्रेस के लिए क्या रहेगा, P डिवाइडेड बाय B इंटू d0 माइनस डी। सिग्मा यानी शेयरिंग के लिए, क्रशिंग के लिए रहेगा, क्रशिंग को या कॉम्प्रेसिंग के लिए का P डिवाइडेड बाय B इंटू डी, एंड टाउ रहेगा यानी शेयरिंग रहेगा P डिवाइडेड बाय B इंटू d0 माइनस डी। सेम सिग्मा टी और टाउ के लिए सेम फार्मूला रहेगा। देन हम नेक्स्ट लास्ट जो प्रोसीजर है वो देखेंगे, वो है आपकी सेवंथ, check the tensile, crushing and shearing stresses in fork, तो सिग्मा टी
इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ए डी ज़ीरो माइनस डी सिग्मा सी पी डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ए इंटू डी और टाउ इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ए इंटू डी ज़ीरो माइनस डी। तो इस तरीके से आपको आपकी डिज़ाइन प्रोसीजर में 7 स्टेप्स है, 7 स्टेप्स के अंदर आपको 5 स्टेप्स तक फार्मूलेस के वैल्यूज़ निकालने हैं और 6th and 7th स्टैंडर्ड्स आपकी फोक एंड आई के लिए चेक करना है कि अपना डिज़ाइन सेफ है या नहीं है। ठीक है, तो आज हमने देखा नॉमेनक्लेचर और डिज़ाइन प्रोसीजर फॉर नक्कल जॉइंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसका न्यूमेरिकल देखेंगे। टिल देन थैंक यू।